बच्चों, तो देखिए 27/8/2023 को जो हमारा 10th मॉक टेस्ट हुआ है सूचना सहायक एग्जाम के लिए, उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो प्यारे बच्चों, देखिए उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है। जो आपके 9 सितंबर 2023 को जो सूचना सहायक के जो एग्ज़ाम होने वाले थे, उसकी संभावना अब न के बराबर हो चुकी है। तो देखिए बच्चों, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है कि एग्ज़ाम डेट बार बार पोस्टपोन हो रही है। आपको तो बाकायदा ये सोचना है कि मुझे और ज़्यादा टाइम मिल रहा है। इसका मतलब मैंने अगर 3-4 बार रिवीजन कर दिया, इसका मतलब मैं अब और 3-4 बार रिवीजन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपको क्या करना है, आपदा को अवसर में बदलना है। तो इस मौके का आपको फ़ायदा उठाना है। और इस समय आपको क्या करना है, आपके पास अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, अलग अलग किताबों को आप प्रीफर कीजिए या मॉक टेस्ट दीजिए जो मैं बना रहा हूँ, या और भी किसी से भी आप ले सकते हो। और उसके बाद जो रिवीजन है आप करते रहिए, कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी है। जीतेगा वही जो लास्ट तक निरंतर चलते रहेगा। ओके। तो बिल्कुल भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें, मैं उसका आपको बिल्कुल ज़रूर जवाब दूंगा। और मेरे जो नंबर है उस पर आप फ़ोन भी कर सकते हो, सॉरी व्हाट्सअप कर सकते हो, तो मैं उसका आपको जवाब दूंगा। ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको डीमोटिवेट यहाँ पे नहीं होना है। चलिए, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। राजस्थान में चूलिया प्रपात कौन सी नदी पर बनती है? ठीक है। राजस्थान में चूलिया प्रपात कौन सी नदी बनाती है? बनास, चंबल, साबरमती और माही। तो इसका आंसर क्या है आपका? चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में मावट किसे कहते हैं? राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं हेतु उगाया गया चारा। शीत ऋतु में राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी चक्रवातों से होने वाली वर्षा। रेगिस्तान क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू। और राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति। तो इसका आंसर क्या है आपका? सेकंड। शीत ऋतु में राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी चक्रवातों से होने वाली वर्षा। भाई बारिश हो जाती है ना किसी समय, ठंड के समय में, तो वो क्या कहलाते हैं? हम उसको क्या बोलते हैं? मावट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मावट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए। निम्न में से क्षारीय मिट्टी के पीएच का मान कितना होता है? तो पीएच का स्केल आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे 7 और यहाँ पे हाईएस्ट क्या रहता है? 14। यहाँ से यहाँ तक जो इसका नेचर रहता है क्या रहता है बच्चों? एसिडिक। और यहाँ से यहाँ तक क्या रहता है आपके पास? बेसिक। अब बोचा है, अब हमें क्या बोला? क्षारीय मान मतलब बेसिक। तो -2.05 नहीं, 0 मतलब न्यूट्रल, 7.6 या इससे ज़्यादा, तो उसको क्या होगा? आपके क्षारीय मान होगा पीएच का। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, धूसर मरुस्थलीय मिट्टी या दोमट मिट्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? धूसर मरुस्थलीय मिट्टी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। निम्न में से जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? कैल्शियम कार्बोनेट, गंधक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उमंग? उमंग एक की फुल फॉर्म क्या है? उमंग एक की फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन, यूनाइटेड मोबाइल एप्लीकेशन या यूनिवर्सल। इसका आंसर क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन और न्यू एज गवर्नेंस। क्या आ जाएगा? फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है। इन डिजिटल पेमेंट द ट्रांसफर मोड प्रिफर्ड फॉर लार्ज ट्रांजेक्शन। अगर आपको बड़ा ट्रांजेक्शन करना है तो उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे? आईएमपीएस का। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। ओके। और उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन होता है वो होता है आपके 2 लाख से कम का। क्या होता है? 2 लाख से कम का। नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ओके। ये जो आपके जो ट्रांजेक्शन होता है वो क्या होता है? बंच के फॉर्म में होता है। मतलब जैसे आप अगर नेफ्ट का यूज़ कर रहे हो उसी समय आपके पेमेंट सामने वाले खाते में क्रेडिट नहीं होगा। ये क्या करेगा? और भी जो ट्रांजेक्शन हो गए उसका बंच का फॉर्म बनाएगा और फिर एक साथ 2 या 3 या घंटे बाद आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए कौन सा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसका जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वो क्या है? 1 लाख पर डे। दिन के 1 लाख कर सकते हो। आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है? रियल
टाइम ग्रोस सेटलमेंट। देखिए आरटीजीएस में क्या हो गया, 2 लाख से अगर आपके ज़्यादा ट्रांजेक्शन आप करना चाहते हो तो आप किसका यूज़ करोगे, आरटीजीएस का। तो इस क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया है, ज़्यादातर अगर मुझे लार्ज ट्रांजेक्शन करना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा, किसका यूज़ करोगे आप, आरटीजीएस का। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज बाय बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम चेक्स। चेक्स के लिए आप किसका यूज करोगे, बारकोड रीडर, ओसीआर, एमआईसीआर और ओएमआर। क्या आंसर हो जाएगा, एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ये ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो इन सब की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। और एमआईसीआर के अंदर क्या होती है, जो इंक होती है वो किसकी होती है, आपकी मैग्नेट की। क्या होती है, आपकी मैग्नेटिक इंक होती है, मैग्नेटिक इंक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच इज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इनमें से इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कौन से फीचर नहीं है, रिमोटली कंट्रोलेबल, प्रोग्रामेबल, कैन टर्न देमसेल्फ ऑफ इफ नेसेसरी, ऑल द फीचर। तो ये सारे के सारे। तो ये आज के समय जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हम यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए एसी का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हमने कनेक्ट कर रखा है नेट से, या आजकल तो हर चीज़ आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, तो उसको रिमोटली हम ऑपरेटेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे कैमरा है, आजकल आईपी कैमराज आ रहे हैं, वो भी आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर है। दूर से बैठ के आप देख भी सकते हो, कौन रिकॉर्डिंग देख सकते हो, आप प्रोग्राम उसको डायरेक्शन भी दे सकते हो, लेफ्ट मोड राइट मोड। और आप क्या कर सकते हो, अगर वो ज़रूरत नहीं है तो अपने आप को क्या कर सकता है, साइलेंट मोड भी रख सकता है या बंद कर सकता है। ठीक है, तो सारे के सारे फीचर्स आपके आईओटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, वो टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज डिफाइंड एज ई कॉमर्स बिटवीन कंपनीज। अगर ई कॉमर्स से ई कॉमर्स की बात करें तो कंपनीज से कंपनीज के बीच में कौन सा इनका टाइप है, बी टू सी, बिजनेस टू सिटीजन, बी टू जी, बिजनेस टू गवर्नेंस, सी टू सी, सिटीजन टू सिटीजन, और बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, बिजनेस टू बिजनेस। इसका एग्जांपल आप ये भी दे सकते हो, अलीबाबा। इसके अंदर जो मोस्टली जो परचेज वाले होते हैं ना, वो बिजनेसमैन क्या करते हैं, यहाँ से परचेज करते हैं। ओके, हाँ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, जिस जहांगीर महल के लेख में हमें जहांगीर की मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है, वह जहांगीर में महल कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़, पुष्कर, भीलवाड़ा या उदयपुर। तो वो कहाँ स्थित है बच्चों, पुष्कर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कहाँ किया गया, कोटा, उदयपुर, जयपुर और झालावाड़। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, जयपुर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से जयपुर नगर की स्थापना की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है, सूरज प्रकाश, बुद्धि विलास, कुमार रासो, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बुद्धि विलास। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर व स्तूप कहाँ प्राप्त हुए, महादेव जी की डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, भीम जी की पहाड़ी और हनुमान जी की डूंगरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके 14 का, बीजक की पहाड़ी। क्या हो जाएगा, बीजक की पहाड़ी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस शासक के शासनकाल में पिछुला झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा किया गया। किसका निर्माण, पिछुला झील, कहाँ पे, उदयपुर में। महाराणा सांगा, राणा लाखा, महाराणा कुंभा और महाराणा रायमल। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, महाराणा लाखा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विच among the following is one of the most important protocol of the network layer in OSI मॉडल। नेटवर्क लेयर के अंदर, OSI मॉडल के अंदर जो नेटवर्क लेयर है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल कौन सा है, आई मैप, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और गीगो। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो मोस्टली एक ही है प्रोटोकॉल जो आपके नेटवर्क लेयर के ऊपर है, वो कौन सा आपका, ARP। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और ये क्या करता है, आपके आईपी एड्रेस को मेक एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन, ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इन सब की फुल फॉर्म आपको पता होगी, इस लिख लीजिए आप, इंटरनेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगी, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। और ARP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल।
SMT की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, और गीगो की गार्बेज इन गार्बेज आउट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। विच अमंग द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस इन विच डेटा स्टोर्ड इन सिलेंड्रिकल ड्रम एंड डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स? जो डेटा है वो सिलेंड्रिकल ड्रम की फॉर्म में होगा और ट्रैक्स के अंदर उसके अंदर डिविडेशन होगा। मैग्नेटिक डिस्क, ड्रम, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप। तो इसका आंसर क्या है आपके? ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम। नेक्स्ट देखिए 18 का, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज नंबर क्रंचर? नंबर क्रंचर मतलब कितनी भी बढ़िया संख्या दे दो वो उसको क्या कर देगा? तोड़ मरोड़ के उन सबका सॉल्यूशन निकाल देगा। सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी और मेन फ्रेम। तो इसके अंदर जो सुपर मोस्ट कंप्यूटर बच्चों वो कौन सा है आपके पास? सुपर कंप्यूटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन MS वर्ड इफ अ वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली बट डज नॉट सीम्स टू बी करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंस, then the wavy underline appears under the word. What is the color of underline that appears in this situation? कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, माई नेम इज राजेश। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार MS वर्ड के अंदर अगर कोई उसको लगता है कोई गड़बड़ है तो उसको किसे डिनोट कर देता है? इस तरीके से, वेवी अंडरलाइन से। ओके, तो अगर वो रेड है इसका मतलब क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक है। इसका मतलब क्या है बच्चों? स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर वो ग्रीन सिग्नल दे रहा है इसका मतलब क्या है? ग्रामेटिकल मिस्टेक है। और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ब्लू। ऑरेंज नहीं होता, ब्लू। अगर वहाँ पे जो वर्ड है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो सेट नहीं हो रहा है, तो ये जो वेवी कर है उस वेवी जो अंडरलाइन है वो किस तरीके दिखेगी आपको? ब्लू कलर की। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एप्सिडिक एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटीजर कोड इज एन कैरेक्टर एनकोडिंग 6 बिट, 5 बिट, 8 बिट और 4 बिट। तो ये कितने बिट का होता है आपके? 8 बिट का होता है। तो देखिए ये एनकोडिंग से रिलेटेड पहले मैंने कैटेगराइजेशन बताया था। जैसे आपके कोड्स है वो आपके जैसे आपके कोड्स है वो दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से बच्चों? अल्फा न्यूमेरिक, और नेक्स्ट कौन से हो सकते हैं आपके पास? न्यूमेरिक। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक के अंदर दो तरह के होते हैं आपके, एक तो आस्की जो आपके 7 बिट का होता है, और नेक्स्ट क्या होता है आपके? एप्सिडिक, वो कितने बिट का होता है आपके? 8 बिट का। और न्यूमेरिक कोड कौन कौन से हो गए आपके पास? न्यूमेरिक कोड के अंदर देखिए यहाँ पे, न्यूमेरिक कोड आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास वेटेड, और एक होता है बच्चों आपके पास नॉन वेटेड। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने ली है यहाँ पे। वेटेड के अंदर एक आता है आपको 8421 जिसे हम BCD कोड ही बोलते हैं। ओके, और इसके अलावा जो आते हैं बहुत सारे आते हैं जिनका कम्बिनेशन 9 होता है, 3321, 2421, 84-2-1 और 63-1-1। तो ये जो होते हैं ना कोड, वो क्या होते हैं आपके? सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये चीज़ें मैं बार बार करा रहा हूँ, पहले भी मैं क्वेश्चन ले चुका हूँ इसका, तो इनको आपको याद रखना है। नॉन वेटेड जो कोड होते हैं, सबसे पहले आपका जो कौन सा होता है आपका? ग्रे कोड। कौन सा होता है? ग्रे कोड। इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ है वो आप लिख लीजिए। जैसे इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ये जो रहता है रिफ्लेक्सिव नेचर का रहता है। कौन सा नेचर का रहता है बच्चों? रिफ्लेक्सिव नेचर का। दूसरा ये रहता है आपका साइक्लिक कोड, और तीसरा इसके कोड जो होते हैं वो यूनिट डिस्टेंस पे रहते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ। ग्रे कोड के अलावा इसके अंदर आ जाएगा आपके एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड जो क्या होता है आपके? सीक्वेंशियल भी होता है, और क्या होता है बच्चों? सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री भी। ठीक है, ध्यान रखना, सीक्वेंशियल भी होता है आपके, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ बार बार अलग अलग तरीके से ताकि आपको याद हो जाए। ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्म किस अवसर पर मनाते हैं? ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे और सभी किस टाइम पे? क्रिसमस। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है? मरु मतलब रेत, तो सबसे ज्यादा किधर है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? जैसलमेर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? जैसलमेर। बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ है? लुम्बिनी, रांची, कौशाम्बी। सब जानते हैं कहाँ पे है? लुम्बिनी।
राजस्थान में भीलों का कुंभ मेला कहाँ लगता है? आसपुर का शिव मेला, बांसवाड़ा बसंत पंचमी मेला, बेणेश्वर शिव मेला और आयड माता। आंसर क्या हो जाएगा? बेणेश्वर शिव मेला। राजस्थान में दामिनी, ताबीत, मेमन, फिनी, सांकली आदि आभूषण किससे संबंध है? कान, सर्व मस्तिष्क, गला और नाक। आंसर क्या हो जाएगा? सर्व मस्तिष्क। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज की यूज टू लिंक टू टेबल्स। अगर आपको दो टेबल्स को जोड़ना है तो उस की को हम क्या बोलेंगे? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मान ली इस टेबल के अंदर ये प्राइमरी की है और इसके अंदर ये कॉलम है और ये रेफरेंस कहाँ से ले रहा है? इसकी प्राइमरी की से। दूसरी वाली टेबल के अंदर ये क्या हो जाएगी? फॉरेन की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फॉरेन की। तो दो तालिकाओं को जोड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? फॉरेन की लिंक की नहीं, प्राइमरी की नहीं, सेकेंडरी नहीं। इसको मैं डायरेक्ट क्या बोलूँगा? फॉरेन की, क्योंकि प्राइमरी की तो इसी खुद की टेबल की इसी के लिए ही है। अगर इसको मैं दूसरी टेबल के अंदर यूज़ कराऊँ तब जाके उसकी फॉरेन की बन रही है। ओके। Which of the following term is used for unauthorized copying of software for personal gain instead of personal backup? अब ये बोल रहा है कोई सॉफ्टवेयर आपने बनाया या कोई म्यूजिक बनाया, कुछ वीडियो बनाया और लोग क्या कर रहे हैं? उसकी कॉपी बेच रहे हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सॉफ्टवेयर पाइरेसी। क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर पाइरेसी। मान लिया आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया S1, लोगों ने क्या किया? इसकी कॉपी बना दी S1.1, S1.2। तो जो मेन ओनर है, जिसने मेन डेवलपर जिसने मेहनत की, वो तो काम से चली गई और इनको क्या मिल जाएगा? इनका पैसा मिल जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? सॉफ्टवेयर पाइरेसी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज अ बूट स्ट्रैप। बूट स्ट्रैप क्या होता है? अ डिवाइस टू सपोर्ट द कंप्यूटर, अ मेमोरी डिवाइस, अ नेटवर्किंग डिवाइस, अ स्मॉल इनिशियलाइजिंग प्रोग्राम टू स्टार्ट अप द प्रोग्राम। जी हाँ, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कहाँ रहता है आपके बच्चों? रोम में। कहाँ रहता है? रोम के अंदर। क्या रहता है आपके? बूट स्ट्रैप। तो क्या बोलते हैं? बूट स्ट्रैप लोडर। होता क्या है वैसे? ये कि सॉफ्टवेयर ही होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है? रन टाइम के ऊपर कंप्यूटर को स्टार्ट करने के अंदर मदद करता है। और जो ओएस होता है ना, उसको लोडर की सहायता से आपकी हार्ड डिस्क से निकाल के कहाँ लोड करता है? रैम के अंदर। कहाँ लोड करता है? रैम के अंदर। ओके, ठीक है, चलिए। और हाँ, ये बूटस्ट्रैप लोडर को जो रोम के अंदर, उसको हम फर्मवेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। ओके। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के अंदर इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो प्रीवियस जो टेस्ट पेपर हुआ था उसके मैंने आपको पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर भी बताया था और मैंने अच्छे से बताया था कि भाई यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, और जिसकी इसकी जो कॉस्ट किधर इंक्रीज होती है, इसकी साइज कहाँ डिक्रीज होती है। ठीक है, तो कैश मेमोरी इज समटाइम्स कॉल्ड सीपीयू मेमोरी। क्या सही है? बिल्कुल सही है। कैश मेमोरी इज फॉर्म ऑफ रीड ओनली मेमोरी। क्या सही है? अरे कैश मेमोरी रीड ओनली मेमोरी का फॉर्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि भाई कैश मेमोरी से तो हमें डेटा लिखना भी पड़ता है और वापस लेना भी पड़ता है। तो सिर्फ रीड से काम नहीं चलेगा, राइट भी होना चाहिए। इट इज़ डायरेक्टेड एसोसिएटेड विद माइक्रो प्रोसेसर। डायरेक्ट एसोसिएटेड विद माइक्रो प्रोसेसर। कैश मेमोरी की बात करें, बिल्कुल सही है, ये माइक्रो प्रोसेसर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट रहती है। कैश मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड मच फास्टर बाय माइक्रो प्रोसेसर इन कंपेरिजन टू रैम। ऑब्वियस सी बात है, कैश मेमोरी को आप जल्दी एक्सेस कर सकते हो कंपेरेटिव रैम के, क्योंकि जो आपकी कैश मेमोरी है वो क्या है? आपकी स्टैटिक रैम को सपोर्ट करती है। और जो रैम है वो किसको सपोर्ट करती है? आपकी डायनामिक रैम को। और जो स्टैटिक रैम है वो आपकी किससे बनी हुई है? ट्रांजिस्टर। ठीक है बच्चों, वो जो डायनामिक रैम है आपकी वो किससे बनी हुई है? कैपेसिटर। ओके, चलिए, मजा आ गया ना? इस बार के क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ये क्या हो गया आपके? 400%। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इनके 5वें संस्करण का आयोजन किया गया। बिल्कुल सही। राजस्थान के कुल 48 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर है राजस्थान। बिल्कुल सही। फिर देखिए, इन कथनों का शुभंकर आशा था। इन कथनों का जो शुभंकर था वो क्या था? आशा था। बिल्कुल सही है। इन खेलों में प्रथम स्थान पर हरियाणा रहा। बिल्कुल फॉल सही है। यहाँ पे हरियाणा की जगह आप क्या कर सकते हो? महाराष्ट्र। क्या कर लोगे बच्चों? महाराष्ट्र। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो इनके तीन गलत, हाँ तीन सही है, एक ही गलत है, वो आपका फोर्थ। तो आपको पूछा था सत्यवतन, सही कौन सा है? 1 2 4, 2 3 4, ये डी आंसर इसका। क्या है आंसर इसका? डी करेक्ट आंसर इसका। ओके, चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, राज्य में मेवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ का आयोजन किया गया? 24 से 26 मार्च, 21 से 22 मार्च, 26 से 28 मार्च और 19 से 21 मार्च। कहाँ किया गया कौन सी तारीख को किया गया? 24 से 26 मार्च। नेक्स्ट देखिए, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित, हाँ, प्रदेश की पहली, वेरी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, सैनिटरी नैपकिन पेड यूनिट मशीन का उद्घाटन किया गया। किसने किया उसका उद्घाटन? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। मतलब इसका सेटअप कहाँ लगाया? वो लगाया गया आपके डूंगरपुर के अंदर। कहाँ लगाया गया? डूंगरपुर के अंदर। ठीक है। राजस्थान के किस जिलों में गौरा बाजार स्टेडियम का निर्माण हुआ? चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर और भीलवाड़ा। कहाँ पे हुआ? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा वंचित बालिकाओं के एवं महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया जा रहा है? सशक्त नारी सशक्त भारी, अभिलाषा कार्यक्रम, मिशन सितारे, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। क्या हो जाएगा? अभिलाषा कार्यक्रम। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? इनमें से फॉल्स क्या है? देखिए यहाँ पे 36, बार कोड आर प्रिंटेड यूजिंग स्पेशल इंक कंटेनिंग आयरन ऑक्साइड। ये बोल रहा है कि बार कोड्स आर पेंटेड यूजिंग, यहाँ पे एक स्पेशल इंक का यूज़ किया जाता है जो आयरन ऑक्साइड के लेप से उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का क्या होता है बच्चों? लेप होता है। तो ये सही है या गलत? हमें फॉल्स पूछा है तो ये क्या आपके ट्रू। अब बार कोड रीडर यूजेस, देखिए यहाँ पे, हाँ, अब बार कोड रीडर हमें फॉल्स पूछा है ना। हम्म, देखिए 36 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? बारकोड आर पेंटेड यूजिंग स्पेशल इंक कंटेनिंग आयरन ऑक्साइड। नहीं, ये तो गलत हो गया ना, ये तो फॉल्स हो गया ना। और ये तो कहाँ होता है? आपके मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जहाँ पे कहाँ होते हैं? चेक बुक्स के वहाँ पे। ठीक है। और बार कोड रीडर इंक नहीं होती, वो तो नॉर्मल से बार होते हैं आपके, जो इनकी गैप के आधार पे क्या करते हैं? कैलकुलेशन या जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन होती है वो पता चल जाती है। बारकोड रीडर uses laser beam technology. True. On goods, postal packages, books, etc. we have used barcode for unique identifications. True है। बारकोड रिप्रेजेंट डाटा यूजिंग कम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल लाइंस। बिल्कुल सही है। सारे के सारे सही है, एक गलत है, वो है आपका ए वाला। ठीक है। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज फॉर प्रिंटिंग चार्ट्स, ग्राफ, स्केल, ड्राइंग, मैप। इनमें से हम किसका यूज़ किया जाता है? देखिए, एक चार्ट से, ग्राफ से अगर उनको हमें बनाना है तो प्रिंटर से तो हम बना नहीं सकते हैं, हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? प्लॉटर का यूज़ करना पड़ेगा। ओके। इन क्वेश्चन को करने से देखिए बच्चों, आपके जो भी आपने टॉपिक्स कर रखे वो सारे के सारे रिवीजन हो जाएंगे, क्योंकि जो मेरे 10 के 10 मॉक टेस्ट है उनको मैंने बहुत अच्छी तरीके से सेटअप किया है। इनमें ऐसा एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा उन 10 के अंदर जो कहीं मिस हुआ हो, और बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या पैटर्न के हिसाब से मैंने उनको डिज़ाइन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से आपको क्या बताना है बच्चों? ट्रू बताना है या सही बताना है। डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी टेक मोर टाइम टू एक्सेस इन प्राइमरी मेमोरी। ऑब्वियस सी बात है, वही डेटा हार्ड डिस्क के अंदर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, वही प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपको टाइम क्या लगेगा बच्चों? कम लगेगा। तो ये सही है। हार्ड डिस्क, सी डी रोम, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव यूज डायरेक्ट एक्सेस मेथड। बिल्कुल सही है। ये सारे डायरेक्ट एक्सेस मेथड का यूज़ करते हैं, और इनडायरेक्ट का सिर्फ एक ही यूज़ करते हैं, वो है, हाँ, यहाँ पे देखिए, इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ कौन करता है? वो है आपके मैग्नेटिक टेप। इनडायरेक्ट मतलब सीक्वेंशियल एक्सेस। क्या हो गया बच्चों? सीक्वेंशियल एक्सेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके क्या है? सही है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर इज यूज टू स्टोर डेटा इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूस बाय एलयू। एलयू जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा उसको स्टोर कौन करता है? प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, अक्यूमुलेटर, और क्या है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो बच्चों इसका आंसर क्या है आपके? अक्यूमुलेटर। ठीक है। तो मैंने इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया था, जैसे क्लास के अंदर आपके स्टूडेंट है और इन सब के अंदर आपको एक मॉनिटर चूज़ करना है, और यहाँ पे क्या होती है? हमेशा आपकी क्लास टीचर, और क्लास टीचर के ऊपर कौन होते हैं? आपकी प्रिंसिपल। ठीक है। तो जो कुछ भी टास्क होता है सबसे पहले कैसे पता चलता है? यहाँ पे वो जो मॉनिटर है वो किसे बताता है? फिर क्लास टीचर को। ठीक है। सेम उसी तरीके से ये आपका कंसेप्ट चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिस ऑफ कंप्यूटर that holds all of the circuit
that ties the different component of the कंप्यूटर सिस्टम टुगेदर। भाई ऐसा कंपोनेंट जो कंप्यूटर के ऊपर जो भी अवेलेबल हो कंपोनेंट्स घटक, उनको जोड़ने के लिए काम करता है। हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, सीपीयू और केबल है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मदरबोर्ड। कभी कभी इसको ध्यान रखना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में वेस्ट को एक्स बी टी यू एफ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ईस्ट वेस्ट को कैसे लिखेंगे? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे वेस्ट, और इसको लिखा है एक्स बी टी यू एफ। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो इस तरह का जो पैटर्न बन के आएगा वो किस तरह का होगा? देखिए यहाँ पे होगा आपके पास डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वन, और ए से बी गया तो प्लस वन, ए से टी गया प्लस वन, प्लस वन और प्लस वन, मतलब सभी में एक एक प्लस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्लस वन कर देंगे। ई एफ ए बी एस टी एस टी यू, ठीक है, एफ बी टी यू। तो देखिए एफ बी टी यू एक तो ये आ गया, एफ बी टी यू एक ये आ गया, इसका मतलब ए और बी कट है। अब डब्ल्यू का आ जाएगा डब्ल्यू, एक्स ई का क्या हो जाएगा एफ, एस का क्या हो जाएगा टी, और टी का क्या हो जाएगा एक्स एफ टी यू, एक्स एफ टी यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक आप अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए। ओके, चलिए, उपरोक्त व्यवस्था में दाएं से 10वें के दाएं तीसरा निम्नलिखित में से कौन सा है? दाएं से 10वें का मतलब क्या है? राइट साइड से आप चलोगे तो कौन से नंबर पे आ गए? 10वां। दाएं से 10वें के दाएं से तीसरा। अब यहाँ पे है, इससे वापस तीसरा जाना है, मतलब यहाँ से इस साइड। तो ये क्या हो जाएगा? 10 - 3 क्या हो जाएगा आपके? 7वें नंबर पे। ठीक है, तो पूछा क्या है, इनमें से कौन सा है? तो ये नंबर आपको दे रखा है, इनमें से कौन सा है? ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका एन। ओके, क्या गया? एन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक व्यंजन है? तो स्वर कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। एक है आपके बच्चों स्वर, स्वर स्वर क्या है यहाँ पे? ये स्वर है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसके बेस पे यहाँ पे ढूंढना है जो दे रखी है कंडीशन के कितने सजीव में। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, नीचे देखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये वाला हो गया है हमारे पास। हाँ, 43 का वाला बाकी है। ऐसे कितने स्वर है जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक व्यंजन है? देखिए कौन कौन से यहाँ पे, ये आपका क्या है? व्योवेल। तो इससे पहले आपके स्वर हो गया। ये आपके वोवेल है, इससे पहले आपका क्या हो गया? स्वर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक और कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो और देखिए यहाँ पे हम्म नेक्स्ट वाला कौन सा बन रहा है यहाँ पे कॉम्बिनेशन? तो यहाँ पे 3 बन रहे हैं, 1 2 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये आपको एक पैटर्न दे रखा है और इसको सोल्व करना है। इस पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? सबसे पहले काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या हो जाएगा? 12। अब ये भी काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, सब ठीक है। अब 12 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 4 और 3। क्या कर सकते हैं हम? 4 × 3 के अंदर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम 4 को डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तब क्या बन रहा है पैटर्न? देखिए यहाँ पे शुरू में यहाँ पे जैसे टी है, तो यहाँ पे भी टी आना चाहिए, यहाँ पे भी टी आना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे टी है तो इसमें भी टी है। ठीक है, इसकी भी टी है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे टी है, इसमें भी टी है, पर इसमें यहाँ पे टी नहीं है, यहाँ पे क्या आ गया? एस आ गया। तो ये 3 से तो नहीं बनेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा इसको? सॉरी, 4 से तो नहीं बनेगा। अब आपको क्या करेगा इसको? 3 को मैं वापस करेक्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे
तो 4 से तो हो नहीं रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको 3-3 पार्ट के अंदर ब्रेक करूँगा, ठीक है। तो वापस बना देता हूँ, अंडरस्कोर एस टी टी, अंडरस्कोर टी टी, अंडरस्कोर टी टी एस और अंडरस्कोर, और मैं क्या करूँगा, इसको 3-3 पार्ट के अंदर यहाँ से क्या करूँगा बच्चों, ब्रेक कर दूंगा। अब देखिए 1 2 3, तो यहाँ से यहाँ तक ब्रेक, 1 2 3 यहाँ से यहाँ तक ब्रेक, 1 2 3 यहाँ से यहाँ तक ब्रेक, 1 2 3। चलिए फिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में कुछ नहीं है, यहाँ पे टी है तो यहाँ मैं टी रखता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट में टी है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, ठीक है। सेकंड में एस है, यहाँ पे सेकंड में मैं एस रखता हूँ, यहाँ पे सेकंड में मैं एस रखता हूँ, और यहाँ पे सेकंड में ऑलरेडी एस है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पे टी है, यहाँ पे थर्ड पे टी है, यहाँ थर्ड पे टी है, और यहाँ कुछ भी नहीं तो टी रखता हूँ। तो देखिए कॉम्बिनेशन बन चुका है। जो रेड रेड है उनको आउटपुट में निकाल दीजिए, टी एस एस टी। तो यहाँ देख पा रहे, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर इस 44 का क्या बनकर आ रहा है, टी एस एस टी कहाँ पे, ये रहा ए। तो क्या आंसर हो गया बच्चों इसका, टी एस एस टी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये आपको दे रखा है प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे प्रश्न आकृति है ये ऊपर वाली, और यहाँ पे आपको ये नीचे क्या दे रखी है बच्चों, उत्तर आकृति दे रखी है। तो देखिए यहाँ ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है ना। तो यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट साइड में था तो ये बीच में आ गया, अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में है तो कहीं ना कहीं ये सेंटर में होगा। इसका आंसर क्या हो गया आपके सी। नेक्स्ट देखिए UTF-16, UTF-16 क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन कोड। क्या बोलते हैं इसे, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन कोड, ठीक है। तो ये क्या होता है आपके 16 बिट का होता है। जो भी कैरेक्टर या सिंबल्स होते हैं ना उनको क्या करता है ये अपने यूनिकोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन कोड। तो यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, इसका मतलब वैसे ही हम समझ सकते हैं ये कितने बिट का हो जाएगा आपके 16 बिट का। अब बात होती है ये वेरिएबल बिट का होता है, ये फिक्स बिट का होता है। ये जो होता है आपके किस बिट का होता है, आपके ये वेरिएबल बिट का होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं मैंने। विच शॉर्टकट की इज यूज टू कन्वर्ट फॉन्ट्स इनटू एमएस वर्ड। ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जो फॉन्ट्स को एमएस यूज टू कन्वर्ट फॉन्ट्स इनटू एमएस वर्ड, ठीक है, फॉन्ट्स के अंदर कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट एफ, शिफ्ट अल्ट एफ और कंट्रोल अल्ट एफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। ओके, तो ये शॉर्टकट की है, मैंने बोला ही था एग्जाम के अंदर भी आपको कम से कम 2 शॉर्टकट की देखने को मिलेगी। विच फॉर्मेट फाइल कैन बी यूज एज अ मेल मर्ज डेटा सोर्स, एक्सेस, एक्सेल, फॉक्स प्रो। इन सभी के अंदर हम मेल मर्ज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया आपके पास 48, ठीक है बच्चों। देखिए नेक्स्ट, हाउ वी एड कमेंट्स इन सेल। सेल के अंदर हम कमेंट्स कैसे ऐड करेंगे, एडिट कमेंट्स, इंसर्ट कमेंट, फाइल कमेंट और व्यू कमेंट। तो हम किसके थ्रू यूज़ करेंगे, इंसर्ट कमेंट के थ्रू। तो देखिए आपके एग्जाम भले ही आगे खिसक गए हैं, लगभग मेरे ख्याल से 1 महीना आगे जाएंगे, पर आपको आपकी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। द प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन अ सेल एट द लेफ्ट एज, राइट एज और सेंटर। ओके, ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल से आपने कर दिया होगा। लेफ्ट साइड पे प्लेस करना या सेंटर पे करना या राइट साइड पे करना या क्या करना है, एक जस्टिफाई करना, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिशन, प्लेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन या अलाइनमेंट। तो हम जब भी इसकी बात करेंगे वर्ड की, उसे हम क्या बोलेंगे, अलाइनमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसके अंदर लुप्त संख्या कौन सी है, तो ये तो मिसिंग है। अगर आपसे एक बार में अगर बन जाए तो ठीक है, वरना इसको आप लेफ्ट कर दीजिए। इसके अंदर बिल्कुल एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी आपको ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चों, ठीक है। तो ये इसका मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, देखिए किस तरीके से बन रहा है। ये देखिए 7 + 8 क्या बन रहा है यहाँ पे 15। इसके अपोजिट देखिए 9 + 6 क्या बन रहा है यहाँ पे 15। यहाँ देखिए 4 और 2 क्या बन रहा है 6। यहाँ पे 5 और 1 क्या बन रहा है 6। 8 और 8 16, यहाँ पे भी 7 और 6 क्या हो गया 16। उस प्रकार ये हो गया 4 और 3 7। तो यहाँ पे 1 और 6 क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 6 आ जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो लुप्त संख्या के क्वेश्चंस ऐसे ही रहते हैं बच्चों। अगर आ गया आपके दिमाग में तो फटाफट कर दीजिए, नहीं तो एग्जाम के टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये क्वेश्चन आपका टाइम खाने के लिए होता है ना। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पी का अर्थ प्लस है तो फटाफट लिख लेते हैं। पी का अर्थ है आपके प्लस, क्यू का अर्थ है आपके माइनस, आर का अर्थ है क्रॉस और एस का अर्थ होता है इक्वल टू। तो इनमें से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। देखिए यहाँ पे तो 1 बाय 1 हम करते हैं। ए 11 + 7 -4, आर की वैल्यू क्या है क्रॉस, और 3, और एस के यहाँ पे इक्वल टू 0। सोल्व कीजिए, क्या 0 के बराबर होगा।
4 इंटू 3 क्या हो गया 12, और 11 और 7 यहाँ पे क्या हो गया 18। 18 माइनस 12 इज नॉट इक्वल टू 0, हो ही नहीं सकता। ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड देखते हैं। 11 क्यू क्या हो गया -7, आर क्या हो गया यहाँ पे क्रॉस। ओके, फिर क्या हो गया आपके पास 4, 4 के बाद एस यानी इक्वल टू 3 पी यानी प्लस, और ये क्या हो गया 0। तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, क्या यहाँ पे 3 बन रहा है, इधर 3 बन रहा है। 28, ये गया -28 का और +11, तो ये तो कभी भी नहीं बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। 28 में से 10 गए तो यहाँ पे क्या बचा 18, और एक गया तो 17, तो -17 इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। ये देखिए ये क्या, और आपके 11 क्रॉस 7 इक्वल टू 4 +3 -0। यहाँ पे देखिए 11 इंटू 7 77, और 4 5 बराबर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। चलिए डी वाला ऑप्शन ट्राई करते हैं, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। 11 इक्वल टू 7 +4, और क्यू क्या हो गया यहाँ पे -3 इंटू 0, तो यहाँ पे देखिए ये तो पूरा 0 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 11 इक्वल टू 11, तो हमारा आंसर क्या हो गया डी, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, रीजनिंग है। 8 लोग ABCDFGH को आकृति में दिए गए ढंग से बैठाया जाता है। हाँ ठीक है, बैठा दिया। आपको क्या करना है इसके अंदर, उन सभी का मुंह बाहर की तरफ है, ठीक है, बाहर साइड देख रहे हैं। यदि लोग सभी लोग दो दो स्थान दक्षिणावर्त हटते हैं तो एच का मुंह किस दिशा में होगा, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, तो ठीक है, एच का मुंह किस दिशा में होगा, तो एच यहाँ पे है तो ये भी दक्षिणावर्त आएगा, मतलब यहाँ से ये पहले यहाँ आएगा, और यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और देख कहाँ रहा है इधर, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट, तो उत्तर पूर्व। सीधा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो गया आपके उत्तर पूर्व, इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए। श्याम का स्थान एक पंक्ति में बाएं से 8वां है तथा मोहन का स्थान दाएं से 9वां है। ओके, श्याम का स्थान एक पंक्ति में बाएं से 8वां है, मतलब लेफ्ट साइड से क्या है बच्चों 8वां स्थान, लेफ्ट साइड से 8वां स्थान है किसका है, आपके श्याम का। ओके, ठीक है, और मोहन का स्थान दाएं से 9वां, यहाँ से मोहन का स्थान क्या है दाएं से 9वां। राइट साइड से कौन सा हो गया, ये हो गया आपका मोहन, और राइट साइड से कौन सा 9वां स्थान है। अगर उन दोनों के बीच 4 व्यक्ति हो तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, ध्यान रखना ओवरलैप नहीं करते, इसलिए मैंने इस तरह जगह छोड़ी, तो 4 जगह बना दूँ, 1 2 3 4। पूछा क्या है, टोटल पूछा है, तो ठीक है, देखिए यहाँ पे तो सिंपल हो गया, 8 + 4 + 9 क्या जाएगा यहाँ पे, 8 और 4 12, और 12 उन्होंने क्या हो गया 21, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 21 हो गए। अगर ये ओवरलैप होता तब हम ओवरलैप की कंडीशन करते हैं, यहाँ से 9वां और यहाँ से 8वां इस तरीके से, तो बीच में क्या रह जाता, फिर एक एक व्यक्ति रह जाता। ठीक है, चलिए। प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। ओके, प्रीति का क्या है यहाँ पे, एक अरुण नामक पुत्र है, तो चलिए यहाँ पे बना देता हूँ मैं प्रीति पुत्र है, इसका मतलब ये हो गई माँ, और ये हो गया अरुण उसका बेटा। ओके, राम प्रीति का भाई है, राम क्या है प्रीति का भाई है, यहाँ पे बना दूं क्या, ये राम और ये प्रीति का क्या है भाई। ओके, नीता भी रीमा नाम की पुत्री है, एक बार को रुकता है, नीता राम की बहन है, नीता राम की बहन है, ये होगी नीता, और ये क्या होगी राम की बहन होगी। अरुण की रीमा के साथ, ठीक है, एक और ले लेते हैं, नीता की भी रीमा नाम की पुत्री, नीता की भी रीमा नाम की पुत्री, ये होगी रीमा, और ये होगी इसकी पुत्री। अरुण की रीमा के साथ क्या संबंध है, अब ये पूछ रहा है इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। अब ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए इसकी मम्मी है, इसका भाई है, इसकी बहन है, मतलब ये दोनों आपस में बहनें हो गई, तो मासी की लड़के लड़की है, सीधे मासी की लड़के लड़की, उसको भाई नहीं, भतीजा नहीं, मामा नहीं, क्या हो गया कजिन। वैसे तो हम भाई बहन ही बोलते हैं, पर यहाँ पे भाई मतलब खून का रिश्ता हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका कजिन हो जाएगा। ओके, विच मेनू ऑफ MS Excel 2017 है गोल 6 कमांड, तो इसमें गोल 6 कमांड कौन से मेनू के अंदर होगा, ग्रुप कॉलम्स, ग्रुप ऑफ वर्कशीट, ग्रुप ऑफ रोज और डाटा टेबल, क्या हो जाएगा डेटा टेबल। हम्म चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें,
व्हाट इज द मोड ऑफ एम एस एक्सेल वर्कबुक, एम एस एक्सेल वर्कबुक का मोड क्या है। इफ़ इट कैन बी ओपन इन एक्सेल 97 एज वेल इन 23, 2003 को ओपन करता है, उस मोड को क्या बोलते हैं, कंपेटिबिलिटी मोड, कॉम्प्रहेंसिव मोड, कंपेरेबिलिटी मोड, कॉमन मोड, उसको क्या बोलेंगे हम। कंपेटिबिलिटी मोड के अंदर हमें उसे क्या करना पड़ेगा बच्चों, ओपन करना पड़ेगा, अगर आप अलग अलग वर्जन के अंदर आपकी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, चाहे वो 2003 हो, चाहे 2007 हो, चाहे ये 2013 हो। ओके। The view that shows slides in a presentation in a short form is called, जो शॉर्ट फॉर्म के अंदर व्यू स्लाइड्स को बताती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो देखिए बच्चों आपके इस तरीके से अलग अलग व्यू होते हैं, जैसे ये आपके स्लाइड्स यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे इस तरीके से आपके स्लाइड आ जाएगी साइड के अंदर। यहाँ पे एक व्यू इस तरीके से होता है, यहाँ पे आपके बिल्कुल छोटी सी यहाँ पे बस इंडिकेशन होता है स्लाइड का, और यहाँ पे आपके क्या हो जाएगी, स्लाइड हो जाएगी। फिर एक और व्यू किस तरीके से होता है आपके यहाँ पे देखिए इस तरीके, और एक और व्यू कौन सा होता है आपके इस तरीके से, पूरी की पूरी स्लाइड आ जाएगी नोट्स व्यू के अंदर। ओके। तो ये अलग अलग तरह के व्यू है, आपको इन सारे व्यू के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एम एस एक्सेल फंक्शन कंबाइन फोर टू, कंबाइन फोर टू का आउटपुट क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए कंबाइन, और ये क्या हो जाएगा आपके पास नंबर, तो ये हो गया 4, और नंबर स्टार्ट विथ क्या हो गया 2, तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपके पास 6, तो इसका आंसर क्या हो गया 6, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके। नेक्स्ट देखिए, काउंटिव फंक्शन इन एम एस एक्सेल इज एग्जैक्टली यूजर। देखिए काउंटिव फंक्शन आया भी हुआ है पिछली बार भी, तो आपको काउंटिव फंक्शन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए काउंट सेल्स इन अ रेंज दैट मीट अ गिवन कंडीशन, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर ब्लैंक, काउंट नंबर ऑफ सेल्स इन रेंज, और काउंट नंबर ऑफ रोज इन अ रेंज। तो देखिए इसका आंसर क्या, ए इसका करेक्ट आंसर है। कि जो गिवन कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, देखिए इफ़ का क्या काम है, इफ़ के अंदर आपको इफ़ जो आपको रिटर्न करेगा ना, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। वहीं काउंट इफ क्या करता है, हम काउंट इफ का अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा संख्या अगर मैच कर रही है, जैसे ए इज़ ग्रेटर देन 5, ऐसे निकालो वैल्यू जो 5 से बड़े है, जैसे मान लिया 6 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 1 2, तो वो क्या करेगी, जो भी बड़ी बड़ी संख्या उन सबको यहाँ क्या करेगी, आउटपुट में बाहर शो कर देगी। ओके। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, वह 135 डिग्री वामवर्त घूमता है और फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो यह देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो पूर्व में दे रखा है, तो व्यक्ति इधर देख रहा है। फिर वामव्रत का मतलब क्या हो गया बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। 135 डिग्री मतलब 90 डिग्री हो गया, और फिर 45 डिग्री, तो अब वो कहाँ देख रहा है, इस साइड। ये क्या हो गया आपके 135 डिग्री। फिर देखिए यहाँ पे, और फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, दक्षिणावर्त मतलब वापस वो कहाँ देखता है, क्लॉकवाइज की इधर, तो ये हो गया आपके क्लॉकवाइज, इस साइड देख रहा है। ये हो गया नॉर्थ, और ये ईस्ट। तो अब इसकी डायरेक्शन को मैं कहाँ देखिए, उत्तर पूर्व, कहाँ हो गई आपकी, उत्तर पूर्व की हो गई 61 के अंदर इसका आंसर। ठीक है। अब देखिए 62, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दो कथन दिए हैं जिनके बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए हैं, यदि दिए गए कथन सर्व, ठीक है, तो ये देख लीजिए फटाफट, आपके सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। सभी बोलते डिब्बे हैं वैसे ये बोतलें हैं ना, सभी जो डिब्बे हैं क्या है आपके, बोतलें। तो ये हो गए आपके डिब्बे, और ये हो गई आपकी बोतलें। सभी डिब्बे पेटियां है, जो आपकी सभी की सभी डिब्बे है वो क्या है, पेटे भी है। हाँ सॉरी, अपन ने यहाँ पे कुछ गलत किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ देखिए यहाँ पे सभी बोतलें डिब्बे हैं, तो ये हो गया आपकी सभी बोतलें। ये हो गया आपकी। हम्म, देखिए यहाँ पे ये हो गई आपकी सभी बोतलें, और ये क्या हो गई आपकी डिब्बे हैं। ठीक है। और सभी डिब्बे पेटियां है, तो सभी डिब्बे क्या हो गए यहाँ पे, पेटियां हो गई। सभी पेटियां बोतल है, क्या सभी पेटियां बोतल है, नहीं। सभी बोतलें पेटियां हैं, क्या सभी बोतलें पेटियां हैं, जी हाँ, तो आंसर क्या हो गया, सेकंड वाला सही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, यदि केवल निष्कर्ष सेकंड सही है 62 के अंदर आपके। ओके। चलिए, कोई भी बंदर गा नहीं सकता परंतु कुछ बंदर बात कर सकते हैं। ओके। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है। ओके। कुछ बंदर गा सकते हैं, यहाँ पे क्या लगेगा, कोई भी बंदर नहीं गा सकता, ये इसका मतलब गलत है। यहाँ देखिए 63 के अंदर, सभी बंदर गा नहीं सकते, यहाँ क्या बोला,
कोई भी बंदर गा नहीं सकता, सभी बंदर गा नहीं सकते, एक ही बात है, तो ये सही हो गया। सभी बंदर बात नहीं कर सकते हैं, परंतु क्या बोला, कुछ बंदर बात कर सकते हैं, ये गलत है। सभी बंदर बात कर सकते हैं, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगस्त 2004 में कितने सोमवार थे? तो इसको कर लीजिए फटाफट, कैसे करेंगे हम? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 अगस्त, आपके 1 अगस्त को क्या था वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम निकालते हैं 1 अगस्त 2004 को क्या वार था, ये निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, है ना। एक प्लस, अब मुझे वो चाहिए कोड, इसको हम कैसे करेंगे, कोड के थ्रू सोल्व करेंगे। तो आपको कोड याद होना चाहिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, तो इसका कोड आपको पता होना चाहिए। तो इसका कोड क्या होगा, देखिए ये तीनों, ओके, और ये हो जाएगा आपके 0, 25, और ये हो जाएगा आपके यहाँ पे जुलाई। ठीक है, और ये हो गया आपके पास अगस्त। तो अगस्त का कोड क्या निकल के आ गया यहाँ पे, 3। क्या निकल के आ गया यहाँ पे, 3 निकल के आ गया। ठीक है, और इसके अलावा आपके जो 1800, 1900 और 2000, इनका कोड क्या होता है, 206। ठीक है, तो 1 अगस्त का कोड क्या आ गया यहाँ पे, 3, और 2000 का कोड क्या आ गया यहाँ पे, 6, प्लस 4, प्लस लीप ईयर कितना है, 4 को 4 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 1 1। इन सभी को किससे डिवाइड करोगे आप, 7 से। तो देखिए 7, ये कट गया 7, और ये हो गया आपके 7। क्या बचा आपके पास, एक और डे बचा। एक का मतलब क्या हो गया, 0 पे आपके क्या होता है, आपके सैटरडे। 1 पे क्या होता है यहाँ पे, संडे। ठीक है, तो हमें 1 का ही पता करना था, इसका मतलब 1 पे संडे आ रहा है। अब देखिए बच्चों, 1 अगस्त पे आपके क्या आ रहा है यहाँ पे, संडे। इसका मतलब 2 अगस्त पे क्या आएगा यहाँ पे, मंडे। हमें यही निकालना है कि भाई मंडे कितने अगस्त में, तो ये मंडे। तो वापस मंडे कब रिपीट होगा, इसमें हम 7 ऐड कर देंगे। तो 2 + 7 कितना हो जाएगा, 9। 9 + 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 16। और 16 + 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 23। और +7 करेंगे तो 30। सॉरी। तो देखिए यहाँ पे कितने निकल गए, 1 2 3, ये 1 नहीं है ना, 1 2 3 4 5, कितने मंडे निकल के आए बच्चों, 5। इसका आंसर क्या हो गया आपके, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम्म एक गोष्ठी में 10:30 बजे से 20 मिनट पूर्व पहुंचने पर अमिता को ज्ञात हुआ। तो देखिए अच्छे क्वेश्चन है ये वाले तो। 10:30 बजे से 20 मिनट पूर्व, तो इसका मतलब ये कितने बजे पहुंची होगी, 10:10 पे। ठीक है, ज्ञात हुआ कि वो आधा घंटा पहले उस व्यक्ति से आई है जो गोष्ठी के नियत समय के 40 मिनट देर से पूछा। ये आधा घंटा पहले आ गई है, तो इसको आधा घंटा बाद ले जाते हैं। आधा घंटा बाद ले जाएंगे तो ये हो गया 10:40। ठीक है, 10:10 से आधा घंटा बाद क्या हो गया यहाँ पे, 10:40। अब ये आधा घंटा किससे पहले आई है, उस व्यक्ति से पहले आई है जो गोष्ठी के नियत समय के 40 मिनट देर बाद पहुंचा। अब ये व्यक्ति खुद 40 मिनट देर बाद पहुंचा, इसका मतलब ये व्यक्ति 40 मिनट लेट है। तो ये कितने बजे आया होगा, इसको कितने बजे आना था यहाँ पे, 10 बजे। गोष्ठी का नियत समय क्या था, यही था गोष्ठी का नियत समय। आंसर क्या हो गया इसका, ए करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द यूज ऑफ कैस्केड डिलीट ऑप्शन इन एम एस एक्सेल? कैस्केड डिलीट ऑप्शन का यूज क्या है यहाँ पे एम एस एक्सेल के अंदर? It makes sure that all records from the parent table and the child table is deleted from selected table। अच्छा, पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल से डिलीट होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है 66 के अंदर। इट मेक्स श्योर दैट ऑल द रिलेटेड रिकॉर्ड्स विल बी डिलीटेड ऑटोमेटिकली फ्रॉम चाइल्ड टेबल व्हेन द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द पेरेंट टेबल इज डिलीटेड। जब भी पेरेंट टेबल के अंदर रिकॉर्ड डिलीट होंगे तो चाइल्ड टेबल के अंदर भी रिकॉर्ड डिलीट होने चाहिए। It makes sure that all the related record will be deleted permanent automatically from parent table when records from child table is deleted। ये बोल रहा है कि अगर चाइल्ड टेबल से रिकॉर्ड डिलीट करूँ तो पेरेंट टेबल से रिकॉर्ड डिलीट होने चाहिए, नन। ये नहीं है इसका आंसर। हम बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कैस्केड डिलीट के अंदर, ये भी आंसर नहीं है। कैस्केड डिलीट का मतलब ये हो गया
कि भाई अगर पेरेंट्स नहीं है तो चाइल्ड भी एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है भाई। पिताजी नहीं है तो बच्चे कहाँ से आ गए? ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बच्चे यहाँ पे बैठे और पिताजी चले गए। ठीक है, अगर पिताजी है तो बच्चे पिताजी अगर है तो बच्चे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। पर अगर पिताजी नहीं है तो बच्चे नहीं होने चाहिए, सीधा सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे अगर पिताजी को यहाँ से डिलीट करते हैं तो बच्चे भी शासित क्या होंगे? डिलीट हो जाएंगे। ये है कैस्केड डिलीट का मतलब। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड बस इन कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन सी वैलिड बस नहीं है? डेटा बस, मेमोरी बस, एड्रेस बस और सिस्टम बस। क्या हो जाएगा? सिस्टम बस। तो बस तीन तरीके से है आपकी, एड्रेस बस, और ये होगी आपकी डेटा बस, और ये हो गई यहाँ पे आपकी एक और कंट्रोल बस। ठीक है, तो सिस्टम बस यहाँ पे आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 68 के अंदर, डेस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डेटा पॉइंट इन एम एस एक्सेल 2010 चार्ट। तो एक्चुअल वैल्यू इनमें से कौन सा शो करता है? ये देखिए, लेजेंड, चार्ट टाइटल्स, ग्रिड लाइंस और डेटा लेबल्स। तो इसका आंसर क्या है आपके? डेटा लेबल्स। हम्म रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर? तो देखिए, पिछली बार जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी मैंने ये आर आई सी एस और सी एस एस डाला था, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल के अंदर इसको बताया गया है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है आपका किसने दिया? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। किसने दिया? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर जो भी पिछले वाले जो भी मैंने मॉक टेस्ट कराया उनको बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से करना है, उनको वीडियो सोल्यूशन को आपको देखना है। तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट तक आपको बहुत सारी चीज़ें आने लगी है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड रिटर्न इन सी? जो सी के अंदर ये लिखा हुआ है उसका आउटपुट क्या है? इन के कोमा वी, के इक्वल टू वी इक्वल टू 20, वी प्लस 20। देखिए यहाँ पे किस तरह से एग्जीक्यूट होगा ये। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, तो वी की वैल्यू क्या डाल देगा? वी के अंदर ये 20 डाल देगा। ओके, और अब देखिए नेक्स्ट कहाँ आएगा? ये यहाँ पे। ठीक है, वी प्लस 2, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ से जो वैल्यू क्या निकलेगी? 22। ठीक है, तो जब भी कोमा होता है ना, कोमा जैसे के इक्वल टू यहाँ लिखा हुआ है 20 कोमा 22, तो ये क्या करता है? ये वैल्यू कौन सी असाइन करेगा? लास्ट वाले की। लास्ट वाले की वैल्यू का असाइन करेगा? के अंदर कर देगा। तो के की वैल्यू क्या होगी बच्चों यहाँ पे? 22। तो आंसर क्या हो गया इसका? 22। ठीक है, तो ये थोड़े से कंसेप्चुअल हैं, आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। उपरोक्त दिए गए पासे के प्रसारित रूप के अनुसार निम्न में से कौन सा पासा निश्चित रूप से सही होगा? चलिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट बना दीजिए जेड। तो देखिए, अगर आप जेड बनाओगे यहाँ पे तो जेड किस तरीके से बन रहा है? हम्म यहाँ पे जेड कैसे बना? देखिए, एक तो ये बन रहा है यहाँ पे, ये और ये। तो यहाँ पे देखिए, दो के अपोजिट क्या आ रहा है? यहाँ पे 5। ठीक है, और जेड का बन रहा है, ये बन रहा है। तो 4 के अपोजिट क्या आ रहा है? यहाँ पे 3। अब बचा कौन सा है? एक और कौन सा बचा बच्चों? देखिए, एक और यहाँ पे 6 बचा है। बस देख लीजिए यहाँ पे, 6 4 1, 6 4 और 1, 6 और 1 अभी एक साथ नहीं आ सकते, ये नहीं हो सकता। 2 3 5, 2 3 5, 2 और 5 एक साथ नहीं आ सकते, ये गलत। हम्म नेक्स्ट देखिए, 1 2 3, तो 1 2 और 3, यस 1 2 3 ये हो सकता है, सी आंसर। 3 4 6, देखिए यहाँ पे 3 4 6, 3 और 4 एक साथ नहीं आ सकते, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से त्रिभुज निकालना है आपको। तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सबने कर लिया वैसे तो मेरे ख्याल से ये। तो त्रिभुज कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस बीच वाले स्क्वायर को मैं बाहर निकाल देता हूँ, है ना। तो ये बीच वाला स्क्वायर मैंने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया यहाँ पे और यहाँ पे किस तरीके से वहाँ। ओके, तो यहाँ कितने बन रहे? 1 2 3 और 4, तो यहाँ से कितने आ जाएंगे? 4 × 2 क्या हो जाएंगे बच्चों? 8। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, ठीक है, क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 4 × 2 कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 8 बजाएंगे। फिर देखिए, यहाँ पे बीच में ये एक ब्रेक कर रखा है, ये वाला, और वापस ये ब्रेक कर रखा है, यहाँ बना रहा हूँ मैं ये। यहाँ से कितने निकल जाएंगे? 3, और यहाँ से भी 3, 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6। टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 14। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे वापस एक ये बन रहा है, ये वाला। यहाँ पे फिर से कितने बन जाएंगे? 3, एक यहाँ पे, और इसी तरीके से एक यहाँ बन जाएंगे। 3 और 3 6, कितने हो गए यहाँ पे? 20। और इसके अलावा देखिए, एक बन रहा है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, कितने हो गए? +4।
कितने हो गए 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कागज, कॉपी और लेखन सामग्री को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ये लेखन सामग्री है, उसके अंदर कागज कॉपी है, ऑब्वियस सी बात है। आंसर क्या हो गया इसका 73 का बी। ठीक है, और इन तरह के क्वेश्चन विजुलाइज करने वाले ये तो आपको मतलब गलत होने ही नहीं चाहिए। जैसे ये है क्वेश्चन, नीचे आकृतियों में दिखाए गए कागज को मोड़कर काटने पर खोलने के बाद वो किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। इसको मोड़ के अगर काटोगे तो कैसा दिखाई देगा, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास बी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल आने ही चाहिए। दर्पण प्रतिबिंब निकालना है यहाँ पे, तो दर्पण प्रतिबिंब के अंदर क्या हो जाएगा, दर्पण कहाँ लगता है भाई, यहाँ। तो लेफ्ट राइट में मतलब जो शीशे के पहले पास था दूसरी साइड भी शीशे से उतना ही पास होगा। यहाँ पे शीशा लगेगा, ये इस साइड है, तो वापस ये इस साइड होना चाहिए इसे। तो देखिए कौन सी किस में है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये गलत है, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक आंसर है। फिर देखिए ये आपका एरो है, जो शीशे से इतना दूर होना चाहिए, दूसरा एरो इस तरीके से आएगा। देखिए दो एरो यहाँ आ रहे हैं और कहीं भी नहीं आ रहे हैं, आंसर क्या हो गया बी। ठीक है, तो इसे आप इलिमिनेट करके भी फटाफट से आंसर लगा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप फास्ट करोगे। विच की कम्बिनेशन इज प्रेजेंट इज प्रेस साइमल्टेनियसली टू मिनिमाइज द ऑल द करंटली ओपन विंडोज ऑन योर डेस्कटॉप। ठीक है, तो कौन सी की का यूज़ करोगे अगर आप सभी को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, तो विंडो प्लस एम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इन सी प्रोग्राम वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विथ, सी प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल स्टार्ट नहीं हो सकते एन अल्फ़ाबेट से, एक नंबर से, अ स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर, अ नंबर एंड अ स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर। तो किससे स्टार्ट नहीं हो सकते ये, अ स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर। ऑब्वियस सी बात है कि भाई अंडरस्कोर के जैसे हम डॉलर है, हैश है, पॉन्ड है, इनसे हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे आपकी स्टार्टिंग के अंदर अल्फ़ाबेट है तो आप कर सकते हैं, अंडरस्कोर है तो आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, इन बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम कन्वर्जन व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ फोर फाइनली नंबर। इनका क्या निकालना है आपका, ऑक्टल इक्विवेलेंट निकालना है। ये क्या हो जाएगा आपके पास 2, और ये क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 152। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डिजर्व कीवर्ड इन सी प्लस प्लस। इनमें से कौन सा वैलिड डिजर्व कीवर्ड नहीं है, एक्सप्लिसिट, पब्लिक और इम्प्लिसिट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इम्प्लिसिट। तो ये कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए कौन कौन से है या नहीं, एक्सप्लिसिट होता है, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सी प्लस प्लस विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड स्टेटमेंट। ये क्या हो गया इज है ना, फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास इज नॉट कंसिडर्ड अ मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। फ्रेंड फंक्शन को मेंबर फंक्शन नहीं माना जाता, गलत है ये, सॉरी सही है ये, बिल्कुल सही है, ट्रू। मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास कैन डिफाइन आउटसाइड द क्लास, यस मेंबर फंक्शन को हम क्लास के आउटसाइड भी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के है ना। स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय स्टैटिक मेंबर ऑफ द फंक्शन, बिल्कुल सही है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन द्वारा ही एक्सेस किए जाएंगे आपके स्टैटिक। स्टैटिक डेटा मेंबर इज इनिशियलाइज विथ अ जीरो ओनली, ये बिल्कुल फॉल्स है, जरूर थोड़ी भाई जीरो से इनिशियलाइज करें। हाँ अगर कुछ भी नहीं देते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी जीरो रहती है, ये है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब ये देखिए बच्चों ग्राफ दिया हुआ है, तो इन विच ईयर द सेल ऑफ कूल अप इज मिनिमम, कूल अप की सेल इनमें से सबसे कम किस में है। तो देखिए यहाँ पे कूल अप ये रहा, और किसके अंदर है ये कूल अप कूल अप कूल अप कूल अप कूल अप, किसमें है यहाँ पे ये रहा 1989। आंसर क्या हो जाएगा इसका 1989। तो एक भी आंसर नहीं है तो नन इसका आंसर है। वैसे आंसर क्या है इसका 1989। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इन केस ऑफ विच सॉफ्ट ड्रिंक वॉज द एवरेज एनुअल सेल मैक्सिमम ड्यूरिंग द पीरियड 1988 टू 1993। ठीक है, सब में से एवरेज सेल किसकी सबसे ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, इन सबको एक एक को लेना है और इनको जोड़ना है। तो जब आप जोड़ोगे तो मैं आपको चाहे तो बता सकता हूँ यहाँ पे इनको फटाफट से। तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो देखिए सबसे पहले की अगर हम बात करें तो ये हो गई आपकी कूलअप। तो इनको फटाफट जोड़ोगे तो आपके पास क्या होगा, देखिए कूलअप सबसे पहले यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 25, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 6। ठीक है, ये एक एक आ गया है ना, ये ध्यान रखना 6।
फिर यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास 19, और फिर क्या आ रहा है आपके पास 15, 25 और 30, इनको आप जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 120। ओके, फिर आपके पास क्या आ गया यहाँ पे पेपअप। पेपअप मतलब ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 30, 35, 30, 25, 20 और 20, तो इसका जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 160। और नेक्स्ट क्या आपके पास ड्यू। ठीक है, ड्यू देखिए आपके पास 10, 15, 15, 15, 30 और 25, ये क्या हो जाएगा आपके पास 110। इनका एवरेज निकालोगे, कैसे निकालोगे, डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6। वैसे देखिए एक चीज़ देखिए, आपको मैक्सिमम निकालना है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी का सबसे ज़्यादा आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका पेपअप। क्या आ जाएगा इसके अंदर आंसर पेपअप। और एवरेज अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एवरेज 20, इसका हो जाएगा 26.6, और इसका हो जाएगा आपके पास 18.6, जो भी समथिंग आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आपके पास रहने वाला है पेपअप, ये इसका आंसर रहने वाला है 82 का। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। हाँ, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ड्रॉप इन द सेल ऑफ पेपअप इन 1990 ओवर 1989। 1989, 1990 के कंपेयर में 1990 में कितना ड्रॉप हुआ किसके अंदर, पेपअप के अंदर। तो ये क्या था आपके पास 30 आ गया 1990 के अंदर, और ये हो गया आपके पास 35। डिफरेंस क्या हो गया, 5/30 इंटू 100। क्या हो गया आपके 5/30 इंटू 100। इसको सोल्व करो तो क्या आ जाएगा 14.28 अप्रोक्सीमेट परसेंटेज। इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास 14%। ये समझ में आता है ना, 14 क्यों आ रहा है, 15 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये संख्या देखिए 2 है, 5 से छोटी है, इसका मतलब क्या हो गया, हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे, और 5 से ज़्यादा होगी तो फिर हम बड़ी वाली डिजिट ले लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास 14%। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, what was the approximate percentage increase in the sales of cool up in 1990 over 1989। तो चलिए अब आपको किसका लेना है यहाँ पे, कूल अप का लेना है, ये वाला। और 1990 और 1990, तो ये वाला एक तो हो गया, ये क्या आपके पास 6, और ये क्या हो गया आपके पास 19/6 इंटू 100। ठीक है, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 216.6%। ठीक है ना, वैसे ये होगा आपके 19 - 6, बड़ा वाला पहले आएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास 216.6%, ये इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर द सेल ऑफ ड्यू ड्रॉप इज मैक्सिमम। ड्यू ड्रॉप की सेल मैक्सिमम होगी, तो देखिए ये वाला 85 का आंसर देख सकते हो आप यहीं पे, ड्यू ड्रॉप का है ये, और मैक्सिमम 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 मैक्सिमम, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 1992, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1992। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ विच सॉफ्ट ड्रिंक वाज द एवरेज एनुअल सेल मिनिमम ड्यूरिंग द 1988 टू 1993। तो आपको एवरेज एनुअल सेल की बात की यहाँ पे, तो हमें पहले निकाला था ना मैक्सिमम वाला, उसके अंदर आपको क्या देखना है, मिनिमम वाला देखना है, तो उसके अभी मैंने सोल्व किया है। वहाँ पे आप देखोगे तो मिनिमम जो चीज़ आ रही थी वो कहाँ आ रही थी, आपकी ड्यू ड्रॉप के अंदर आ रही थी, कहाँ आ रही थी, ड्यू ड्रॉप के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, काउंट टू इन्फिनिटी इज अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ। तो देखिए जो राउटिंग एल्गोरिथम है आपकी 3 तरह की होती है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग और पाथ वेक्टर राउटिंग। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग ये लिखा हुआ है, और पाथ वेक्टर राउटिंग। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है, उसके अंदर एक प्रॉब्लम अगर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, काउंट टू इन्फिनिटी, और इसका जो सॉल्यूशन है ना वो कौन सा आपका, स्प्लिट होरिजन, ध्यान रखना स्प्लिट होरिजन। ठीक है, और इसके अंदर जो प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है वो होता है आपका राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और लिंक स्टेट राउटिंग के अंदर यूज़ किया जाता है OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, और PVR के अंदर किया जाता है आपके BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है, कई बार एक एक ये क्वेश्चन आ जाता है ना। तो काउंट टू इन्फिनिटी किसके साथ एसोसिएट है, देखिए ये आपकी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये शायद क्वेश्चन आपको विजिबल नहीं हुआ होगा क्योंकि ये लाइन थोड़ी बड़ी थी,
You have a network ID of 192.168.10.0 and require at least 25 host IDs for each subnet. तो आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, आपको 25 होस्ट चाहिए हर एक सबनेट के लिए विद द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सबनेट अवेलेबल। विच सबनेट मास्क शुड यू यूज़, आप इनमें से कौन सा सबनेट मास्क यूज़ करोगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 192.168.10.0। अब देखिए आपको क्या करना है, क्लास सी का है, तो क्लास सी के अंदर जो नेटवर्क आईडी पार्ट है वो तो आपका रहेगा स्टैटिक, उसमें कुछ हम चेंज करेंगे नहीं। हम करेंगे होस्ट आईडी पार्ट के अंदर सबनेट मास्क है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब आपको देखिए यहाँ पे होस्ट कितने चाहिए, 25 या उससे ज़्यादा। तो 25 या उससे ज़्यादा उसके लिए हम कितनी बिट का यूज़ करेंगे, अगर मैं 1 बिट होस्ट में लेता हूँ, ठीक है, और होस्ट के लिए हम क्या करते हैं, 0 पुट करते, ध्यान रखना। तो 1 बिट होस्ट का लेता हूँ तो कितने होस्ट बनेंगे, 2 बिट लेता हूँ तो 4, और अगर यहाँ पे 3 बिट लेता हूँ तो 8, 4 बिट लेता हूँ तो 16, और यहाँ पे अगर 5 बिट लेता हूँ तो कितने बनेंगे, 32, ठीक है। कितने बनेंगे यहाँ पे, 32 बनेंगे। फिर यहाँ पे देखिए अब मुझे कितने जीरो पुट करने हैं, 5, 1 2 3 4 5, ये मेरे क्या हो गए। अब कंफर्म है कि एक सबनेट के अंदर कम से कम 32 होस्ट होंगे ही होंगे। तो बच्चे कितने, 1 2 3, यहाँ पे 1 पुट कर लूँगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगी यहाँ पे 2 2। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा रखा है, अगर आप मेरी सीरीज देखोगे कंप्यूटर नेटवर्क की, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इन इथरनेट व्हेन मैनचेस्टर एनकोडिंग इज यूज्ड द बिट रेट इज। इथरनेट के अंदर जब आप मैनचेस्टर एनकोडिंग का यूज करेंगे तो बिट रेट क्या होगी। तो देखिए बोर्ड रेट इक्वल टू क्या होता है, बोर्ड इक्वल टू क्या होता है, 2 बिट रेट, ठीक है। आपको क्या पूछा बिट रेट, तो ये क्या हो जाएगा, बोर्ड बाय 2, हाफ ऑफ द बोर्ड रेट। हाँ, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द थ्रूपुट ऑफ प्योर अलोहा। प्योर अलोहा का यहाँ पे थ्रूपुट क्या है, तो देखिए दो तरह के हैं अलोहा यहाँ पे, एक तो आपके पास प्योर और एक है यहाँ पे स्लोटेड अलोहा, ओके। तो आप याद रखिए इसका, प्योर अलोहा होता है एस इक्वल टू जी इंटू ई की पावर -2g, वहीं स्लोटेड का होता है एस इक्वल टू जी इंटू ई की पावर -g, और इसका एफिशिएंसी जो होती है 18.4% और इसकी कितनी होती है 36.8%, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। हाँ, एरर चेकिंग इन ओ एस आई आई एस ओ मॉडल इज डन एट, कहाँ पे की जाती है, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, सेशन लेयर और फिजिकल लेयर। तो एरर चेकिंग आपकी कहाँ की जाती है, डेटा लिंक लेयर। ध्यान रखना ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर भी एरर चेकिंग की जाती है, और ट्रांसपोर्ट लेयर के हम किसका यूज़ करते हैं, चेकसम, और वहीं डेटा लिंक लेयर के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, सी आर सी का, ठीक है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 92 क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग। तो आपको क्या करना है, इन एप्लीकेशन जो भी आपकी लेयर्स है उसके सामने आपको इनके प्रोटोकॉल को मैप करना है। तो एस एम टी पी सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल ये किसका है यहाँ पे, एप्लीकेशन लेयर का। तो पी का निकाल दीजिए फर्स्ट। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल कहाँ यूज़ करता है, ये नेटवर्क लेयर के ऊपर। तो क्यू का आंसर हो गया यहाँ पे फोर्थ। टीसीपी ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल कहाँ हो गया आपके पास, आर का क्या हो गया बच्चों, सेकेंड। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ये कहाँ वर्क करता है, आपके डेटा लिंक लेयर, तो एस का क्या हो गया यहाँ पे थर्ड। तो देखिए यहाँ पे 1423, देखिए ऑप्शन मैच कीजिए 1423, 1423, 1423, मेरे ख्याल से ये आंसर आ रहा है आपका थर्ड वाला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, यहाँ पे आपको जो नॉर्मलाइजेशन के जो टाइप है वो दिए हुए हैं। तो बी सी एन एफ, 3NF, 2NF, 4NF, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई किसके अंदर क्या होता है। बी सी एन एफ के अंदर क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप पढ़ते 1 by 1, इट रिमूव्स मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, ये किसका काम है आपका 4NF का। इट इज़ नॉट ऑलवेज डिपेंडेंसी प्रिजर्व, हमेशा डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं रहेगा, ये रहेगा आपका BCNF। इट रिमूव्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, कौन रिमूव करती है 3NF। और इट रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी, कौन करती है आपकी 2NF। तो दो चीज़ें तो आपको वेरी क्लियर है, 2NF के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और 3NF के अंदर आपके ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ओके। तो चलिए मैच करते हैं, ए का है आपका सेकेंड, और बी का है यहाँ पे थर्ड, और यहाँ पे सी का जो आंसर है वो है आपके फोर्थ, और डी का जो आंसर है फर्स्ट। 2 3 4 1,
2341 क्या आंसर हो गया इसका? 92 का आंसर क्या हो गया? सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखना। हम्म। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैच करने की कोशिश कीजिए। ये जो सिंबल है किसका होता है आपके? वीक एंटिटी का। तो ए का आंसर क्या हो गया यहाँ पे? सेकेंड। ये जो सिंपल किसका है आपका? की एट्रीब्यूट का। तो ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, इसके अंदर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और ये वाला सिंपल किसका होता है आपके? मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट का। ये डी का आंसर क्या हो गया? फोर्थ। और डी देखिए, डी का आंसर क्या हो गया? टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एंटिटी इन अ रिलेशनशिप। थर्ड। 2134, 2143 सी, इसी का आंसर भी क्या हो गया आपके पास? सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। हम्म। हाँ हाँ, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है। थोड़ा इन डेप्थ क्वेश्चन है, तो आप याद कर सकते हैं आराम से इसको। टाइम आउट ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक डिटेक्शन, डेडलॉक रिकवरी। देखिए तीन तरीके हैं यहाँ पे: डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक डिटेक्शन और डेडलॉक रिकवरी। तो इसको ऑप्शन मैच कर दीजिए। ए का आंसर है यहाँ पे, यहाँ लिख लेता हूँ, ए का आंसर है यहाँ पे फोर्थ। सॉरी, ए का आंसर है फोर्थ। तो टाइम आउट ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है थॉमस राइट रूल के अंदर। बी का आंसर देखिए यहाँ पे क्या है? थर्ड, वेट डाई स्कीम। अगर आप डेडलॉक प्रिवेंट करना है तो आप वेट और डाई स्कीम का यूज़ कीजिए। ओके। डेडलॉक डिटेक्ट करने के लिए आपको वेट फॉर ग्राफ, जो ग्राफ का यूज़ करते हैं हम, क्या कर सकते हैं? डेडलॉक को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके। और नेक्स्ट क्या है? डी के अंदर आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सेकंड, रोल बैक। डेडलॉक रिकवरी के लिए हम क्या कर देंगे? रोल बैक का यूज़ करेंगे। 4312, तो इसका आंसर क्या हो गया? 4312। ठीक है। तो देखिए वैसे तो ये सारी इन डेप्थ चीज़ें हैं, खैर, पर मुझे ऐसा लगा कि डाल देना चाहिए, तो थोड़ा बहुत आपका और नॉलेज बढ़ जाए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर प्रोसेसर? कौन सी स्टेट के अंदर जो प्रोसेस है वेट कर रहा है प्रोसेसर के लिए? ये हो गई आपकी न्यू, और फिर हो गई आपकी यहाँ पे रेडी, और ये हो गई आपकी रनिंग, और ये होगी टर्मिनेट। अब बताओ यहाँ पे आने के लिए बंदा कहाँ वेट करेगा? रेडी क्यू के अंदर। बस, रेडी क्यू। हम्म। इन पेज रिप्लेसमेंट एडिंग मोर फ्रेम्स में कोज मोर पेज फॉल्ट्स। ये भी मैंने पहले समझा रखा हूँ, अगर आप मेरे रेगुलर देख रहे हैं ये मॉक टेस्ट, तो वहाँ पे भी मैंने वीडियो के अंदर अच्छे से समझा रखा है कि भाई पेज रिप्लेसमेंट एल्गो के अंदर अगर ज़्यादा हम पेज लेके आएंगे मेन मेमोरी के अंदर, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पेज हिट हर समय क्या होगा? ज़्यादा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया गया था किसके द्वारा? बेलाडीज जो साइंटिस्ट है उसने एक्सपीरियंस किया था कि एक समय ऐसा आता है जब आप अगर नंबर ऑफ पेज ज़्यादा लेके आ रहे हो मेन मेमोरी के अंदर, तो एक समय बाद जो आपके पेज हिट है और बढ़ने की बजाय क्या होने लग जाए थे? गिरने लग जाएंगे। ये क्या हो गया आपका? पेज हिट। ओके। और ये नंबर ऑफ पेजेस है। ठीक है। तो एक समय बाद ये आपके पेज हिट बढ़ने की बजाय क्या करने लग जाएंगे? गिरने लग जाएंगे। तो इसको एनोमली को हम क्या बोलते हैं? बेलाडीज एनोमली। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। In the quantum size of two units of n, there is only one job of 14 time unit in ready queue. अब देखिए क्वांटम साइज बोला, इसका मतलब राउंड रोबिन एल्गोरिथम की यूज़ हो रही है, और 14 टाइम का यूज़ करेगा, और सिर्फ एक जॉब है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो कितने स्विचेस की ज़रूरत पड़ेगी? आपको क्या करना था? आपको क्या बना था? देखिए यहाँ पे 14। ये टोटल कितने हो गए आपके? 14 पॉइंट। दो दो बार 2 यूनिट का एक टाइम क्वांटम है, कितना देर का? 2 यूनिट का। तो बना दीजिए आप 2 यूनिट का। ये 2 यूनिट का, ये 2 यूनिट का, इसको दो दो यूनिट के अंदर डिवाइड करने थे बस। तो 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 2 2 2 6, 2 8 2 10 2 12 2 14। आपको क्या पूछा? स्विचेस कितने होंगे? काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। अ थ्रेड इज ऑल्सो कॉल्ड, थ्रेड को हम ये भी बोलते हैं अ शेड्यूलर, अ वर्चुअल प्रोसेसर, अ हैवी वेट और लाइट वेट। उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट वेट बोलते हैं। ध्यान रखना, प्रोसेस को हम हैवी वेट प्रोसेस भी बोलते हैं ना, हैवी वेट प्रोसेस बोलते हैं। और थ्रेड को हम लाइट वेट प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। और जैसे ये पूरा प्रोसेस है, तो इसके अंदर इसके सब पार्ट क्या हो सकते हैं? थ्रेड हो सकते हैं। ये थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3। ओके। चलिए,
प्रिंटिंग डिवाइस रिजोल्यूशन आर मेजर्ड इन, प्रिंटिंग डिवाइस रिजोल्यूशन किस में मापे जाते हैं? डॉट पर इंच, बिट्स पर इंच, पिक्चर पर इंच और इमेज पर इंच, किस में मापे जाएंगे? डॉट्स पर इंच। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका वीडियो सोल्यूशन पूरी तरह से खत्म होता है, मॉक टेस्ट की सीरीज भी आपकी एंड होती है। अब जो चीज़ें आपके पास लाने वाला हूँ वो है आपके मैराथन क्लासेस। ओके, मैराथन क्लासेस वो बननी स्टार्ट भी हो चुकी है। तो बहुत ही जल्दी आपको यूट्यूब के ऊपर उनके वीडियो आपके मिलने वाले हैं। तब तक देखिए बच्चों, बिल्कुल भी आप निराश नहीं होना है, आपको कंटिन्यूस मेहनत करते रहना है। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, इन सभी के अंदर कमेंट छोड़ सकते हो। तो आपके जो एग्ज़ाम 9 सितंबर को होने वाले थे वो लगभग न के बराबर चांस है अब उनके। अब आपके एग्ज़ाम अक्टूबर में होपफुली पॉजिटिव हो जाने चाहिए, क्योंकि जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति हो चुकी है। तो बस अब यही है कि भाई फटाफट से एग्ज़ाम हो जाए, ताकि आपके ऊपर ये जो बर्डन है जो ख़त्म हो जाए, और जो लंबा लंबा खींचा जा रहा है वो, उसको एक एंड मिले और आपको पता चले कि भाई आप किस पोजीशन पे हो। तब तक आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, रिवाइज करते रहना है। ओके, और कैसे भी करके अपने आप को मोटिवेट रखना है। दिन में कम से कम, अगर आपने बहुत बार पढ़ लिया हो, रिवीजन कर लिया हो, क्वेश्चन निकाल, तो भी दिन में कम से कम आपको 2-3 घंटे एटलीस्ट आपको पढ़ते रहना, ये ध्यान रखना। बिल्कुल भी कंटिन्यूटी ब्रेक मत करना, ये मैं आपको फिर से बोल दूं, कंटिन्यूटी ब्रेक मत करना। ओके, मैराथन क्लासेस आने वाली है, उनको आप एंजॉय कीजिए। जो भी मैंने वीडियो सोल्यूशन दिए उनको जरूर करके जाना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, थैंक यू।